बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय सत्ता की साझेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा और राष्ट्रीय एकता का असली आधार माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों को शासन में भागीदार बनाना है, ताकि समाज में संघर्ष और हिंसा की संभावना कम हो सके। जब सत्ता का सही बंटवारा होता है तो न केवल राजनीतिक स्थिरता आती है, बल्कि देश की एकता और विविधता को भी सम्मान मिलता है। इसे समझने के लिए हम दो अलग अलग देशों, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण देखेंगे। तो दो कहानियाँ हमारे पास, एक बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका की। हर लोकतंत्र के सामने एक चुनौती होती है, जातीय और भाषाई विविधता को कैसे संभाला जाए। जो दो देश हमें यहाँ दिख रहे हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। एक देश छोटा है, एक छोटा देश जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और दूसरा हमारा भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कि एक द्वीपीय देश है। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट, इसकी स्थिति को हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 59% फ्लेमिश यानी कि डच भाषी हैं, 40% वेलोनिया जो कि फ्रेंच भाषी हैं, और 1% जर्मन भाषी लोग यहाँ पर हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की पहली में हम देखें तो 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, जबकि केवल 20% डच भाषी रहते हैं। तनाव का जो मुख्य कारण यहाँ पर देखने को मिला, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, जिससे बहुसंख्यक डच भाषी जो हैं वो नाराज थे। इसी के साथ हम दूसरे बात करें श्रीलंका की जातीय संरचना की, तो यहाँ पर 74% जनसंख्या सिंहली समुदाय की है, जो मुख्य रूप से बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं। तमिल समुदाय मात्र 18% यहाँ रहा। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% थे और उत्तर पूर्वी भारांतों में केंद्रित रहे। हिंदुस्तानी तमिल जो कि औपनिवेशिक काल में यहाँ पर लाए गए थे, ये सब मिलाकर के 18% रहे। तो धर्म जो है, तमिल मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान हैं। ईसाई 7% जो कि दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो ये जातीय संरचना थी इन दोनों देशों की। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद देखने को मिला। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। 1956 की हम बात करें तो भाषा कानून बना करके तमिल को दरकिनार कर दिया गया और सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। शिक्षा और नौकरियों में देखें तो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। और धर्म की बात करें तो संविधान में भी यहाँ पर यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। तो इस प्रकार के बहुसंख्यक जो निर्णय है वो यहाँ पर थोपे गए। इसके जो परिणाम देखने को मिला वो बेगानापन और गृह युद्ध। जो अल्पसंख्यक थे उनको ये देश बेगाना लगा और इसका परिणाम गृह युद्ध में बदला। श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं, वो इन्हें नहीं समझते हैं, उन्हें अपना ही नहीं मानते हैं। उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित किया गया। इसके परिणाम क्या रहे? तमिल को राजभाषा बनाने की मांग उठी, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठी और अलग तमिल इलम यानी कि राज्य की मांग उठी, और ये टकराव के मुख्य कारण रहे। परिणाम स्वरूप सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध। अविश्वास ने युद्ध का रूप ले लिया, हजारों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई और सत्ता साझा न करने से देश टूट गया। लेकिन दूसरा देश जो हमने बेल्जियम की बात करी, वहाँ उन्होंने समझदारी ली। समझदारी क्या रही? एकता का एक दूसरा रास्ता अपनाया उन्होंने, अलग रास्ता। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाते हुए क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। बहुसंख्यकवाद यहाँ पर नहीं फैल पाया। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किए। 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने संविधान में
4 बार संविधान संशोधन किए। उसका उद्देश्य ये था कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल करके रह सकें। ये समझदारी बेल्जियम ने दिखाई। बेल्जियम का मॉडल जो था सत्ता में साझेदारी का था। इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्थापना करी। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान थी। कोई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं ले सकता था। इसका फायदा ये रहा। राज्य सरकार की बात करें तो केंद्र की शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को दी गई। राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं है। इसी के साथ ब्रुसेल सरकार की बात करें तो राजधानी में अलग सरकार जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। और सामुदायिक सरकार में देखा तो भाषा के आधार पर चुनी गई तीसरी सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मसलों पर फैसले लेने के अधिकार इनको दिए गए थे। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो इन दो देशों से क्या सीख हमें मिलती है। बेल्जियम की बात करें तो नेताओं ने समझा कि विभिन्न समुदायों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है और जिसका परिणाम ये रहा, शांति रही पूरे हेडक्वार्टर्स तक। श्रीलंका में देखें तो बहुसंख्यकवाद समुदाय ने प्रभुत्व जमाया और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं की और उसका परिणाम रहा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर, अशांति और युद्ध। इससे हमें शिक्षा ये मिल रही है कि सत्ता का बंटवारा देश को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यहाँ पर हम दो बात करेंगे, एक युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क यह है कि यह समझदारी का तर्क है, सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करता है और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। और नैतिक तर्क हम ये दे सकते हैं, मॉरल रीजन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोगों का अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि उन पर शासन कैसे हो। वैध सरकार वही है जिसमें सभी की भागीदारी हो। सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सत्ता, यहाँ पर बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम है इन सभी में न्याय करना। इनमें नियंत्रण और संतुलन भी आवश्यक है। चेक्स एंड बैलेंसेस आर नेसेसरी। शासन के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रह करके शक्तियों का उपयोग करते हैं और एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है कि सबसे ऊपर केंद्र सरकार हो, फिर राज्य सरकार हो और फिर स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, राज्य सरकार विभिन्न प्रदेशों के लिए और स्थानीय सरकार जो है नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए। तो इसी से आता है फेडरलिज्म, संघवाद। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा होता है, संविधान में इन स्तरों की शक्तियां स्पष्ट होती हैं। इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी, भाषाई और धार्मिक समूहों को सत्ता में हिस्सा देना ताकि वे खुद को शासन से अलग ना समझें। बेल्जियम सामुदायिक सरकार बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। भारत आरक्षित चुनाव क्षेत्र, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस। कमजोर वर्गों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए बना। अल्पसंख्यक समुदायों को उचित हिस्सेदारी, फेयर शेयर देना भी एक समझदारी का कार्य है। राजनीतिक दल और दबाव समूह पर हम बात करें तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में ना रहे। गठबंधन सरकारें क्या है, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक दल मिलकर के सत्ता साझा करते हैं और इस प्रकार बनी सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। व्यापारी, मजदूर, किसान संगठन और सरकारी समितियों में भागीदारी या आंदोलन द्वारा नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये दबाव समूह कहलाते हैं। सारांश रूप में हम बात करें तो लोकतंत्र का असली अर्थ क्या है वो समझते हैं। श्रीलंका ने दिखाया कि बहुसंख्यकवाद से देश टूटते हैं। बेल्जियम ने दिखाया कि साझेदारी से देश जुड़ते हैं। भारत में हम क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और सामाजिक समूहों के माध्यम से सत्ता को साझा करते हैं।
एक अच्छे लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, तभी वह अच्छा लोकतंत्र कहलाता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।